presented by Yakult। याकुल्ट पाचन में सुधार और प्रतिरक्षा बढ़ाने में मदद करता है। प्रतिदिन याकुल्ट का सेवन करें। सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, वो फोर्स जो भारत की सीमाओं की पहरेदार है, जिसका सामना दुश्मन से कभी भी हो सकता है, लेकिन उसे अपने बर्ताव में हमेशा अंतर्राष्ट्रीय नियम, कायदों और परंपराओं का ध्यान रखना होता है। और दुश्मन भी सिर्फ एक तरीके का नहीं है, कोई अपराधी है, कोई तस्कर है, तो कोई आक्रांता यानी हमलावर। जाहिर है ये फोर्स एक बड़ी जिम्मेदारी निभाती है। आज सीमा सुरक्षा बल का 57वां स्थापना दिवस है। लल्लन टॉप परिवार इस मौके पर बीएसएफ परिवार को ढेरों शुभकामनाएं देता है। पर अब तक आपके मन में उत्सुकता हो रही होगी, ये शो की शुरुआत में शुभकामनाएं क्यों? क्या बीएसएफ की चर्चा सिर्फ इसलिए होगी कि आज उसका जन्मदिन है, या इसलिए कि बीएसएफ के सबसे बड़े अधिकारी का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि सीमावर्ती इलाकों में यानी दूसरे देशों से सटे इलाकों में डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है। अंग्रेजी में डेमोग्राफिक चेंज, हिंदी में कहें तो इस तरह से आबादी वहां पर बस रही है कि धर्मों को लेकर, जातियों को लेकर जो एक परंपरागत संयोजन है, जो बैलेंस है, वो बदल रहा है। और इसीलिए फोर्स को 50 किलोमीटर तक बॉर्डर से अपने देश के अंदर 50 किलोमीटर तक पूछताछ और गिरफ्तारी के अधिकार दिए गए हैं। आप जानते हैं कि 50 किलोमीटर वाली बात पर पहले से ही विवाद है। पंजाब और पश्चिम बंगाल की सरकारें खुलकर कह चुकी हैं कि वो केंद्र सरकार के इस नए नियम से खुश नहीं है। तो आज के लल्लन टॉप शो में हम इस पर बात करेंगे। ये 50 किलोमीटर का चक्कर क्या है, बीएसएफ का बयान क्या है, और बीएसएफ को इंटरनेशनल बॉर्डर से 50 किलोमीटर तक काम करने के अगर अधिकार दिए गए तो इनका आधार क्या है, इसमें दम कितना है, ये जो राज्य चिंता जता रहे हैं इसको कितना गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और ये लल्लन टॉप शो है। शो में सबसे पहले सुर्खियां सुनते हैं। शीत सत्र चल रहा है, विंटर सेशन। इस नाते हमारी सुर्खियों में संसद को अनिवार्य रूप से जगह दी जाती है। लेकिन आज हम इल्तिजा करते हैं कि संसद की पूरे दिन की कार्रवाई के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो संसद का सत्र आते ही जो हमारा खास शो शुरू होता है संसद में आज, उसे ज़रूर देखें। इसमें आपको दोनों सदनों में पूरे दिन चली कार्रवाई पर ज़रूरी दखल के साथ कवरेज मिलेगी। लल्लन टॉप शो में आज हमने तय किया कि आपको ये बताएं कि सदन में आज क्या नहीं हुआ, क्या नहीं होने दिया गया। ये ज़्यादा सटीक वाक्य है। भाजपा के नेता और राज्यसभा के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने एक सवाल पूछना चाहा था। क्या था सवाल? कि क्या चीन ने लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा को पार किया था। आज अपने ट्विटर हैंडल पर स्वामी ने लिखा, राज्यसभा सचिवालय ने आज मुझे जानकारी दी कि मेरे सवाल को स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि ये जानकारी राष्ट्रहित से जुड़ी है। ये हास्यास्पद है। ये सुब्रमण्यम स्वामी का बयान है ट्विटर पे। लोकसभा और राज्यसभा का काम विधायी काम के साथ साथ सरकार की जवाबदेही तय करना भी है। इसीलिए दोनों सदनों में सांसद सरकार से सवाल पूछ सकते हैं। इन सवालों को पहले लोकसभा और राज्यसभा के सचिवालय में देखा जाता है ताकि फॉर्मेट का ध्यान रखा जा सके। मिसाल के लिए राज्यसभा में रूल 47 से लेकर रूल 50 और कंडक्ट ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स में बताया गया है कि सवालों के जरिए कैसी और कितनी जानकारी सरकार से मांगी जा सकती है। सचिवालय में इन्हीं नियमों के आधार पर सवालों की जांच होती है। सवाल ठीक पाया गया तो उसे संबंधित मंत्रालय के पास भेज दिया जाता है और तब सवाल को कहा जाता है प्रोविजनली एडमिटेड क्वेश्चन। मंत्रालय से जानकारी आने के बाद सचिवालय एक बार फिर सवाल पर गौर करता है। हो सकता है कि सवाल के जवाब की तिथि भी बता दी जाए, लेकिन कई बार प्रोविजनली एडमिटेड क्वेश्चन को लेकर सरकार सहज नहीं रहती। इसकी कई वजहें हो सकती हैं और ऐसे में सरकार लोकसभा या राज्यसभा के सचिवालय को लिखकर बताती है कि वो क्यों अमुक सवाल का जवाब सदन के पटल पर नहीं रख सकती। अगर सचिवालय को सरकार की बात तकनीक रूप से सही लगती है तो सवाल ड्रॉप कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है और तब सरकार जवाब नहीं देती। एक प्रोविजनली एडमिटेड क्वेश्चन को यानी शुरुआती स्क्रूटनी के बाद स्वीकार किए गए सवाल को जब ड्रॉप किया जाता है तो सांसद को इसकी खबर भी कर दी जाती है, साथ में वजह भी नत्थी होती है। वैसे कई बार सांसद ये भी शिकायत करते हैं कि सवाल ड्रॉप करने की वजह स्पष्ट नहीं थी। मिसाल के लिए कांग्रेस के राज्यसभा सांसद केसी वेणुगोपाल ने सरकार से पूछा था कि क्या एनआरआईज को एयरपोर्ट पर प्रताड़ित किया गया या वापस भेजा गया, और क्या एनआरआईज को किसान आंदोलन का समर्थन न करने को कहा गया। यह भी एक प्रोविजनली एडमिटेड क्वेश्चन था। 2 दिसंबर 2021 को जवाब दिया जाना था, लेकिन प्रश्नों की आखिरी सूची में से जगह नहीं मिली।
वेणुगोपाल ने इस मामले में शिकायत की थी कि पहले विधिवत कारण दिया जाता था, इस बार सिर्फ मौखिक रूप से बता दिया गया कि सवाल ड्रॉप हुआ है। इसी तरह मॉनसून सत्र में भाजपा के सांसद बिनॉय विश्वम ने पूछा था कि क्या भारत सरकार ने आतंकरोधी कार्रवाई के लिए एनएसओ ग्रुप के साथ कोई एमओयू साइन किया है। इजराइल की कंपनी एनएसओ ग्रुप पेगासस स्पाईवेयर बनाती है, जिसका इस्तेमाल भारत में कथित रूप से विपक्षी नेताओं और पत्रकारों की अवैध जासूसी के लिए हुआ था। यह एक प्रोविजनली एडमिटेड क्वेश्चन था, लेकिन विदेश मंत्रालय ने यह कहते हुए जवाब देने से इनकार कर दिया कि यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है। वेणुगोपाल की तरह बिनॉय विश्वम ने भी कहा था कि उन्हें मौखिक रूप से बताया गया कि आपका सवाल ड्रॉप किया जा रहा है, विधिवत जानकारी का अब तक इंतजार है। हमारे दर्शक जानते हैं कि मानसून सत्र के आखिरी दिन बलवे के आरोप में बिनॉय विश्वम पूरे शीत सत्र के लिए कुल 12 सांसद जो थे, उनमें से एक ये भी है, निलंबित कर दिए गए हैं। अब हम लौटते हैं स्वामी के सवाल पर। यह सवाल लद्दाख में चीन के अतिक्रमण से संबंधित था, इसलिए संभवतः स्वामी के सवाल के साथ भी यही हुआ कि सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रहित का हवाला देकर सचिवालय से कहा कि इस सवाल को कार्रवाई में शामिल ना किया जाए, और इसी के बाद स्वामी को बताया गया कि सवाल ड्रॉप किया जा रहा है। वैसे हमें ठीक समझ नहीं आ रहा कि स्वामी ने यह सवाल पूछा क्यों। क्या उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान पर गौर नहीं किया, और नहीं किया तो हम सुना देते हैं। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। लद्दाख में हमारे 20 जाबाज शहीद हुए, लेकिन जिन्होंने भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखा था, उन्हें वो सबक सिखा कर गए। राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है, लेकिन क्या राष्ट्रीय सुरक्षा का बहाना बनाकर उस सच को भी नकारा जा सकता है जो सबके सामने है। प्रधानमंत्री की बात पर उनकी ही पार्टी के राज्यसभा सांसद गौर करें न करें, आप जरूर इन तस्वीरों पर गौर करिए। ये इसी साल 23 नवंबर को राष्ट्रपति भवन का नजारा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपनी जगह से चलकर वीर नारी बी संतोषी और वीर माता बी मंजुला के पास जा रहे हैं, ताकि उन्हें 16 बिहार रेजिमेंट के कमांड अधिकारी रहे कर्नल बिकुमाला संतोष बी संतोष बाबू का जो महावीर चक्र है मरणोपरांत, वो सौंपा जा सके। ये कर्नल बी संतोष बाबू की पत्नी और माता जी हैं। कर्नल बाबू समेत 20 सैनिकों ने ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के दौरान 15 जून 2020 को गलवान घाटी से चीन की सेना को खदेड़ते हुए अंतिम बलिदान दिया था। अगर कोई नहीं घुसा था या फिर घुसने की जानकारी राज्यसभा में देने से राष्ट्रीय सुरक्षा के हित प्रभावित होते हैं, तो फिर कर्नल बाबू को किस चीज के लिए अलंकृत किया गया था। एक बार कान खोलकर सुनिए वो साइटेशन जो कर्नल बाबू की शान में पढ़ा गया था। स्नो लेपर्ड के दौरान पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में 16 बिहार के कमांडिंग ऑफिसर के पद पर तैनात कर्नल बिकुमाला संतोष बाबू को शत्रु का सामना करने के लिए एक प्रेक्षण चौकी स्थापित करने का चुनौतीपूर्ण कार्य सौंपा गया। उन्होंने एक सशक्त योजना से दुश्मन के द्वारा बाधा उत्पन्न किए जाने के बावजूद अपनी सैन्य टुकड़ी को संगठित किया एवं इस कार्य को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। इस चौकी पर मोर्चा संभालते समय उनके सैनिकों को नजदीकी ऊंचाइयों से भारी मात्रा में पत्थर फेंकने के साथ साथ शत्रु द्वारा तीक्ष्ण हथियारों से किए गए आक्रमण का भी कड़ा मुकाबला करना पड़ा। भारी संख्या में उपस्थित शत्रु सैनिकों की हिंसक और आक्रामक कार्यवाही का मुंह तोड़ जवाब देते हुए इस शूरवीर अधिकारी ने भारतीय सैन्य टुकड़ियों को वापस भेजने के शत्रु के निरंतर प्रयासों को विफल कर दिया। शत्रु के साथ हुई भीषण मुठभेड़ में गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद युद्ध जैसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में कर्नल संतोष बाबू ने अद्वितीय साहस एवं अद्भुत संयम के साथ अपनी बटालियन का उत्कृष्ट नेतृत्व किया। स्वयं से पहले राष्ट्र एवं सच्ची सेवा भावना के साथ आखिरी सांस तक मोर्चे पर डटे रहकर अपने सैनिकों में अद्भुत प्रेरणा एवं प्रोत्साहन का संचार करते हुए अंततः उन्होंने राष्ट्र सेवा में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए।
भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और तमाम गणमान्य नागरिकों के सामने कहा गया कि कर्नल बाबू की टुकड़ी एक चौकी स्थापित करने जा रही थी और इसमें शत्रु द्वारा बाधा उत्पन्न की गई थी। इसके बाद कर्नल बाबू ने अपनी टुकड़ी के साथ प्राण त्यागने तक संघर्ष किया। क्या कर्नल बाबू एलएसी के पार चौकी स्थापित करने जा रहे थे? अगर वो अपनी ही जमीन पर चौकी स्थापित करने जा रहे थे तो फिर शत्रु से सामना कैसे हुआ? जाहिर है कि शत्रु यानी चीनी फौज वास्तविक नियंत्रण रेखा के इस पार आ गई थी, तभी तो बात इतनी आगे चली गई। फिर किस आधार पर चीनी अतिक्रमण पर सरकार बगले झांकती रहती है, सवाल खारिज करवाती रहती है? चीन ने लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा को पार किया या नहीं किया, ये वैसा ही सवाल है कि भारत में कोरोना महामारी कम्युनिटी ट्रांसमिशन फेज में गई कि नहीं। इस सवाल का अब कोई मतलब नहीं रह गया, क्योंकि जवाब सबको पता है, लेकिन सरकार अपने मुंह से ये सत्य कबूल नहीं करती। कोरोना और चीनी अतिक्रमण के समय भारत सरकार ने एलिमेंट ऑफ सरप्राइज का बहाना बनाया कि सब कुछ अचानक हुआ, लेकिन अब जो जानकारी छिपाई जा रही है वो एक सोची समझी रणनीति है कि देश को अंधेरे में रखकर जवाबदेही से बचा जा सके। अगली सुर्खी की तरफ चलते हैं। ये बनाई पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी की एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार से मुलाकात ने। आज मुंबई में दोनों नेता मिले। इसके बाद ममता ने कहा, अब कोई यूपीए नहीं बचा। सुर्खी बनी कांग्रेस को एक और झटका। ममता इन दिनों मुंबई में गणमान्य नागरिकों से, सिविल सोसाइटी के लोगों से और राजनेताओं से मिल रही हैं। यूपीए या यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन है, जिसने 2004 से 2014 तक गठबंधन सरकार चलाई। ममता के इस बयान ने एक बार फिर इस बात को रेखांकित किया कि तृणमूल अब राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की जगह लेना चाहती है, प्रमुख विपक्षी पार्टी बनना चाहती है। और क्या कहा ममता बनर्जी ने मुंबई दौरे में, सुनिए। कि आज जो परिस्थिति चल रहा है देश में, जैसा फैसिज्म चल रहा है, इसको खिलाफ में एक स्ट्रॉन्ग अल्टरनेटिव फोर्स बनाना चाहिए। अकेला कोई नहीं कर सकता है, जो स्ट्रॉन्ग जिधर में आए उसको लेके करना पड़ेगा। इसी के लिए शारद जी इज द सीनियर मोस्ट लीडर। बहुत दिन से हम शारद जी का साथ में काम किया है। इसी के लिए मैं शारद जी को साथ पॉलिटिकल कर्टेसी और डिस्कशन करने के लिए आई हुए हैं। शारद जी, अब कांग्रेस की बात है तो उनकी प्रतिक्रिया भी जान लीजिए। Everybody know the reality of the Indian politics. Without Congress, anybody can defeat BJP means. I think that is not nearly a dream only. तीसरी सुर्खी का संबंध है चुनाव और सरकारी नौकरियों के ऐलान में होने वाले खेल से। भारतीय रेलवे ने फरवरी 2019 में यानी लोकसभा चुनाव से ऐन पहले विज्ञापन निकाला था, नौकरियां ही नौकरियां। इसमें दो कैटेगरी की नौकरियां थी। पहली एनटीपीसी यानी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। इसमें 35,208 पोस्ट की वैकेंसी थी। क्लर्क, टिकट क्लर्क, गुड्स गार्ड और स्टेशन मास्टर जैसे पदों पर भर्ती होनी थी। एनटीपीसी की इन भर्तियों के लिए आवेदन करने वालों की संख्या थी सिर्फ 1,26,00,000 के लगभग। जून से सितंबर 2019 के बीच इनकी परीक्षा आयोजित होनी थी। जब भर्ती निकली तब यह ऐलान हुआ। दूसरी रेलवे की परीक्षा थी ग्रुप डी की। एनटीपीसी के साथ ही इसकी वैकेंसी भी आई थी। 1,03,769 पदों की भारी भरकम वैकेंसी। इसके लिए 1,15,00,000 के लगभग आवेदन आए थे। सितंबर अक्टूबर 2019 में इस एग्जाम का भी शेड्यूल तय था, लेकिन तय शेड्यूल पर ना तो एनटीपीसी की परीक्षा हुई और ना ही ग्रुप डी की। आपको ध्यान होगा पिछले साल सितंबर में सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक बेरोजगार युवाओं ने प्रदर्शन किया था। हमें याद है, क्योंकि हमने तब भी सरकार से पूछा था कि ये भर्तियां कब पूरी होंगी, और करीब 1.25 साल बाद फिर से पूछ रहे हैं कि आखिर ये भर्तियां, जिन्हें बड़ी उपलब्धि की तरह बखान किया गया था 2019 के लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान, ये कब पूरी होंगी। पिछले साल के विरोध प्रदर्शन के बाद सरकार की ओर से एक डेटशीट जारी की गई थी, और इस डेटशीट के आने के बाद क्या हुआ, एनटीपीसी की एक स्टेज की परीक्षा हो गई, अभी पूरी नहीं हुई, और ग्रुप डी वालों की तो अब तक परीक्षा का एक भी स्टेज नहीं हुआ, जबकि नोटिफिकेशन जारी हुए पूरे 1000 दिन बीत चुके हैं। अगर आप 2019 से जोड़ें, एक एक फॉर्म के पीछे 500 रुपए लेने वाली सरकार से 1 करोड़ से अधिक युवाओं को अब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिला कि उनकी परीक्षा कब होगी। तो बेचारे सोशल मीडिया ट्रेंड से उम्मीद लगाए हैं, क्योंकि सरकार बहादुर तो सुनती नहीं। अभ्यर्थियों ने अब तक कम से कम 30 लाख ट्वीट करके जस्टिस फॉर रेलवे स्टूडेंट्स ट्रेंड करवाया है। दिन भर सरकार और प्रधानमंत्री की तारीफ में ट्वीट करने वाले केंद्रीय कैबिनेट के मंत्रियों ने शायद ये ट्रेंड देखा होगा, शायद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी देखा होगा। उन सबसे हमारी हाथ जोड़कर विनती है,
प्लीज़ इन्हें न्याय और नौकरी दीजिए, फिर चाहे जितना थैंक यू बुलवाना है बुलवा लीजिए। ये थी आज की सुर्खियां। अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। साल 2012 के अप्रैल महीने की बात है। नरेंद्र मोदी तब गुजरात के मुख्यमंत्री थे और प्रधानमंत्री थे देश के मनमोहन सिंह। नरेंद्र मोदी ने मनमोहन सिंह सरकार को नाराजगी भरी एक चिट्ठी लिखी थी। कहा था कि केंद्र की सरकार स्टेट विद इन स्टेट यानी राज्य के भीतर राज्य बनाने की कोशिश में लगी है। संघीय ढांचे को कमजोर करने जैसे कई और आरोप भी इस चिट्ठी में थे और चेतावनी थी कि जो फैसला लेने जा रहे हैं वो टाल दिया जाए। किस बात पर नाराज थे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी? सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ को लेकर यूपीए सरकार के फैसले के खिलाफ। तब मनमोहन सिंह सरकार बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने को लेकर एक बिल लाई थी। बिल में यह था कि बीएसएफ जहां भी पोस्टेड हो वहां पूरे इलाके में सर्च करने, गिरफ्तारी और सामान जब्त करने का अधिकार बीएसएफ को हो। तब पी चिदम्बरम गृह मंत्री थे और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चिदम्बरम ने बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाना जरूरी माना था। हालांकि तब कई गैर यूपीए राज्य सरकारों के विरोध की वजह से यह बिल संसद में नहीं आ पाया था। अब फास्ट फॉरवर्ड करके आते हैं 2021 में। नरेंद्र मोदी अब देश के प्रधानमंत्री हैं 2014 से और नरेंद्र मोदी सरकार ने बीएसएफ को लेकर नियम में बदलाव कर दिया है और अब जो विपक्षी पार्टियां हैं वो विरोध में हैं। कांग्रेस और टीएमसी जैसी विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि संघीय ढांचे को कमजोर करने की कोशिश हो रही है और सरकार कह रही है फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है। राष्ट्रीय सुरक्षा, देश की हर राजनीतिक पार्टी आपको ये कहती मिल जाएगी कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, पर कहने भर की बात है। राजनीति आप भी जानते हैं खूब होती है, जैसे और मुद्दों पर होती है वैसे ही यहाँ। वैसे ही राष्ट्रीय सुरक्षा के नियम कानून पर भी पार्टियां सरकार में रहते हुए और विपक्ष में रहते हुए अलग अलग स्टैंड रखती हैं। लेकिन पक्ष और विपक्ष की राजनीति के आगे राष्ट्र के लिए क्या जरूरी है, उसकी सुरक्षा के लिए क्या जरूरी है? क्या बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र पर जिस तरह से केंद्र और राज्य सरकारें भिड़ रही हैं वो विशुद्ध राजनीति है या कुछ जायज चिंताएं भी हैं? इस पर तथ्यों और तर्कों के साथ आज विस्तार से बात करने की कोशिश करते हैं। पहले तो आप बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र का मतलब समझिए। आप जानते हैं बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हमारी स्थलीय सीमा की, जमीन वाली सीमा की प्रहरी है। जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात तक पाकिस्तान के बॉर्डर पर, फिर बंगाल से लेकर मिजोरम तक बांग्लादेश बॉर्डर पर, आगे मिजोरम से मणिपुर और नागालैंड तक भारत म्यांमार सीमा पर भी बीएसएफ की तैनाती है। यहाँ ये भी समझिए कि तैनाती का मतलब ये नहीं कि सिर्फ सीमा पर खड़े होते हैं, सीमा से अंदर की तरफ भी कुछ किलोमीटर का अधिकार क्षेत्र मिलता है। अंग्रेजी में से कहते हैं ज्यूरिडिक्शन एरिया। अपने ज्यूरिडिक्शन एरिया में बीएसएफ संदिग्ध व्यक्ति या जगह की तलाशी ले सकती है, सामान जब्त कर सकती है, गिरफ्तारी भी कर सकती है। कोई गैरकानूनी तरीके से भारत में घुसने की कोशिश करे, हथियार लाए, ड्रग्स लाए, ड्रोन लाए, तो इन सबको रोकने का काम भी बीएसएफ का है और इसके लिए तलाशी और गिरफ्तारी जैसी चीज़ें। जब बीएसएफ को बनाया गया था तब से ये अधिकार उनके पास है। देश में कई कानून हैं जिसके तहत बीएसएफ को ये पावर दिए गए हैं। जैसे अगर कोई गैरकानूनी तरीके से भारत में घुसता है तो पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट 1920 और पासपोर्ट एक्ट 1967 के तहत बीएसएफ कार्रवाई करता है। इसके अलावा आर्म्स एक्ट है, ड्रग्स के मामले में एनडीपीएस एक्ट है, कस्टम एक्ट है और भी इस तरह के कई कानून हैं जिनके तहत बीएसएफ कार्रवाई करता है अपने ज्यूरिडिक्शन में। लेकिन बीएसएफ की ताकत का दायरा सर्च, अरेस्ट और सीज तक ही है। बीएसएफ एफआईआर दर्ज नहीं करती, उसे इन्वेस्टिगेशन की पावर भी नहीं है। ये काम स्थानीय पुलिस का होता है। किसी अपराध या गिरफ्तारी की सूचना बीएसएफ स्थानीय पुलिस को देती है, बाकी का काम फिर पुलिस के जिम्मे। अरेस्ट या सर्च भी बीएसएफ एक सीमित दायरे में कर सकती है और यही बीएसएफ का ज्यूरिडिक्शन एरिया है। इसके आगे बीएसएफ वाले किसी को गिरफ्तार करने जाएंगे तो लोकल पुलिस को साथ लेना पड़ेगा। ज्यूरिडिक्शन एरिया किस राज्य के लिए कितना होगा, इस पर केंद्र सरकार समय समय पर नियम बनाती रहती है। इस बारे में 2014 के जुलाई महीने में केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था। इसमें कहा गया था कि मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय का पूरा इलाका बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में आएगा। गुजरात में सीमा से 80 किलोमीटर अंदर, राजस्थान में 50 किलोमीटर तक। इसके अलावा पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम में सीमा से 15 किलोमीटर तक बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र रहेगा। यानी इतने इलाके में बीएसएफ वाले अरेस्ट, सर्च और सीज कर सकते हैं। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन झगड़ा शुरू हुआ पिछले महीने निकाले गए नए आदेश के बाद। 11 अक्टूबर को मोदी सरकार ने नया नोटिफिकेशन निकाला जिसमें सभी राज्यों के लिए बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र 50 किलोमीटर तय कर दिया गया। यानी गुजरात में जो 80 किलोमीटर था वो घटकर 50 हो गया, राजस्थान में पहले ही 50 था और पंजाब, असम और पश्चिम बंगाल जहां 15 किलोमीटर था वहां पर भी ये बढ़ाकर 50 किलोमीटर कर दिया गया और यहीं से झगड़ा शुरू हुआ।
अब 3 राज्यों का मामला है, इसमें से असम में बीजेपी की सरकार है तो वहां से कोई आपत्ति नहीं आई ये 15 से 50 करने पर। लेकिन पंजाब और पश्चिम बंगाल की सरकारें, जहां पर कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, वो लगातार केंद्र के इस फैसले का विरोध कर रही हैं। पंजाब विधानसभा में केंद्र के फैसले के खिलाफ प्रस्ताव भी पारित किया गया है। दोनों राज्यों का आरोप है कि ये सीधा सीधा राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में दखल है, यानी पुलिस का काम राज्य की चुनी हुई सरकार के हाथ में होना चाहिए, लेकिन अब ये काम बीएसएफ के जरिए केंद्र के हाथ में आ गया है। राज्यों का दूसरा तर्क ये है कि अगर केंद्र को ये फैसला लेना ही था तो मुख्यमंत्रियों की सलाह क्यों नहीं ली गई, उनकी चिंताएं भी सुननी चाहिए थी। संसद में भी सरकार से सवाल पूछा गया कि क्या मुख्यमंत्रियों से पूछा गया था, और इस पर सरकार ने जवाब दिया कि बीएसएफ एक्ट 1968 के सेक्शन 139(1) के तहत केंद्र सरकार को ये हक है कि कोई भी सेंट्रल एक्ट उन पर लागू कर सकता है। यानी मोदी सरकार ने यह जताया कि हमने बिना सलाह मशवरे के भी नोटिफिकेशन निकाला है क्योंकि हमारे पास इसका कानूनी हक है। अब ये सही बात है कि नए नियम से पंजाब और बंगाल के कई शहर बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में आ जाएंगे। गुरदासपुर, अमृतसर, तरन तारण साहिब, फरीदकोट, मुक्तसर साहिब, ये सारे शहर सीमा से 50 किलोमीटर से कम के दायरे में हैं। इसी तरह पश्चिम बंगाल में अलीपुरद्वार, कूच बिहार, इस्लामपुर, मालदा जैसे इलाके सीमा से 50 किलोमीटर वाले दायरे में आते हैं। लेकिन क्या बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र इन शहरों तक होने का मतलब ये होगा कि यहाँ राज्य की पुलिस के बजाय बीएसएफ के पास ज़्यादा पावर होगी? बीएसएफ को बढ़े हुए जुरिडिक्शन में सिर्फ पासपोर्ट एंट्री टू इंडिया के एक सेक्शन और पासपोर्ट एक्ट के 2 सेक्शन के तहत ही काम करने की छूट दी गई है, यानी ज़्यादातर काम गैरकानूनी घुसपैठ रोकने का होगा। अब भी आर्म्स एक्ट या ड्रग्स से संबंधित एनडीपीएस एक्ट के तहत बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र 15 किलोमीटर तक ही है, पंजाब, बंगाल और असम में भी। मतलब ये कि बीएसएफ को फुल छूट नहीं दी गई है। बीएसएफ के डीजी पंकज कुमार सिंह ने कहा भी है कि हम राज्यों की पुलिस के साथ मिलकर काम करते हैं, उनके अधिकार क्षेत्र में दखल नहीं देते। जो काम है उसमें हमारा हस्तक्षेप कदाचित नहीं होगा। हमारा केवल दायरा बढ़ाया गया है पासपोर्ट एक्ट और पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट में, यानी कि किसी भी प्रकार से अवैधानिक रूप से जो लोग बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं उसकी संभावना को कम करने और उनको पकड़ने के लिए। और आज भी ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ जब कार्रवाई होगी तो एफआईआर लोकल पुलिस में दर्ज होगी, उसका अन्वेषण भी लोकल पुलिस करेगी, और गलत है या सही ये भी लोकल पुलिस ही डिसाइड करेगी। तो बीएसएफ लोकल पुलिस के कार्य में कहीं भी कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेगी, और ये कार्य उनके सपोर्ट में, उनके कोऑर्डिनेशन से और उनको सप्लीमेंट करने के लिए ही करेगी। बिल्कुल definite change. In fact, I haven't got the figures today, but we did a survey, and in fact, if you can come down to my office, I can give you the exact figures in some of the border villages, composition-wise, how the demography has changed. I don't have it right now. It's there in my office. You can come anytime. अब आते हैं इस सवाल पर कि बीएसएफ को ज्यादा अधिकार क्षेत्र क्यों दिया गया या बीएसएफ की तरफ से क्यों ऐसी मांग हुई। हमने बांग्लादेश सीमा पर तैनात अधिकारियों से बात करके दिक्कतें समझने की कोशिश की। 3-4 चीजें पता चली। पहली ये कि बीएसएफ का दायरा कम होने का फायदा तस्कर उठाते हैं। बॉर्डर से 15-20 किलोमीटर दूर लाकर गायों को इकट्ठा करते हैं, फिर रात में एक साथ बॉर्डर की तरफ दौड़ाते हैं, और इस तरह से तस्करी को रोकना मुश्किल हो जाता है। अगर बीएसएफ का दायरा बड़ा होगा तो ऐसे तस्करों को पहले ही रोका जा सकता है। दूसरी दिक्कत, किसी तस्कर या घुसपैठिए को 15 किलोमीटर के दायरे के बाद चेज करना मुश्किल होता है, पीछा करना मुश्किल, क्योंकि उसके बाद बीएसएफ को स्थानीय पुलिस की मदद लेनी पड़ती है और स्थानीय पुलिस बाकी कामों में उलझी रहती है। उनको लगता है तस्करी रोकना तो बीएसएफ का काम है, हम क्यों इस तरफ उलझें। तीसरी वजह, बीएसएफ के अधिकारी ने यह वजह बताई कि तस्करी के बड़े अपराधी सीमावर्ती इलाके के बाहर, बीएसएफ के दायरे के बाहर रहते हैं। स्थानीय पुलिस से उनकी शिकायत भी की जाए तो कई बार राजनीतिक वजहों से या कभी किसी और वजह से उन पर कार्रवाई नहीं होती, और ऐसे में बीएसएफ को तस्करी का नेटवर्क तोड़ने में मुश्किल आती है। ये तो बांग्लादेश बॉर्डर की बात हुई। पंजाब में दिक्कतें दूसरे तरह की हैं। अब पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन से हथियार या ड्रग्स की सप्लाई होती है, और ये बात सामने आई है कि सरहद से करीब 20 किलोमीटर दूर ड्रोन से पैकेट ड्रॉप होते हैं। तो बीएसएफ वाले कह रहे हैं कि दायरा बढ़ेगा तो हम ड्रोन्स पर नजर रख पाएंगे। इसके अलावा बीएसएफ के डीजी पंकज सिंह ने कहा कि सीमावर्ती इलाकों में डेमोग्राफिक बदलाव हो रहा है। इस बात से उनका क्या मतलब है? प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया। उन्होंने कहा, मेरे पास ये साबित करने के लिए डेटा है। क्या धर्मों की आबादी में बदलाव पर बात कर रहे थे या कुछ और, ये तय नहीं है। बीएसएफ कह रही है कि उन्हें ज़्यादा अधिकार क्षेत्र चाहिए। सरकार कह रही है कि यही राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ज़रूरी है, लेकिन बंगाल और पंजाब नियम के विरोध में अड़े हैं। राज्यों की चिंता पर लोकसभा में भी सरकार ने जवाब दिया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सवाल के लिखित जवाब में कहा, पंजाब और बंगाल की चिंता आधारहीन है। बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने से सरहद पार वाले अपराधों को कंट्रोल करना बेहतर होगा।
बीएसएफ राज्य की पुलिस के साथ मिलकर ही काम करेगी। तो हमने दोनों तरफ के तर्क आपको बताए। अब आप तय करिए कौन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ज़्यादा चिंतित है। अब इस मसले पर कू की राय। हमने सवाल पूछा था, क्या अर्धसैनिक बलों को सेना के बराबर पेंशन मिलनी चाहिए? पुराना मुद्दा है, ज़रूरी मुद्दा है। बीएसएफ का जन्मदिन है तो हमें लगा कि ये सवाल पूछना मौजूद होगा, क्योंकि सभी अर्धसैनिक बल चाहते हैं कि उन्हें कॉन्ट्रीब्यूटिव पेंशन की जगह पुरानी पद्धति से पेंशन दी जाए, जैसे सेना को मिलती है, क्योंकि ये बल काम भी सेना के साथ कदम मिलाकर करते हैं। अर्धसैनिक बलों के जवान चाहते हैं कि उन्हें अपने पेंशन फंड में अपनी बचत में से पैसा ना जमा करना पड़े। तो अर्धसैनिक बलों को पुरानी पेंशन देने के सवाल पर हाँ कहने वाले थे 86% लोग, 14% ने कहा नहीं। अगर आप भी इस सोशल मीडिया ऐप कू पर हमारे पोल का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप वहां पर जाकर लल्लन टॉप को फॉलो करिए। आज के लल्लन टॉप शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।